अब तक आपने देखा धारा नगरी के राजा भोज को एक पुराने टीले की खुदाई में विक्रमादित्य का सिंहासन मिला था। 32 पुतलियों से सजा, हर पुतली एक कहानी लिए। हर दिन एक पुतली बोलती थी और विक्रमादित्य की उदारता, साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय की कहानियां सुनाती थी। भोज ने 32 दिन सुना, सीखा और अपने राज्य में बदलाव भी किए। 32वीं पुतली ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें रात को नींद आती है, और भोज ने माना था कि हमेशा नहीं मगर कोशिश करते हैं। उसी स्वीकार के साथ वो सिंहासन पर बैठे और पुतलियां मुस्कुराईं। मगर एक सवाल अभी बाकी था, क्या महानता की असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी? अब आगे की कथा। सिंहासन पर बैठने के बाद भोज को लगा था कि शायद अब सब शांत हो जाएगा, पुतलियां चुप हो जाएंगी, कहानियां खत्म हो जाएंगी और वो राजा की तरह राज करते रहेंगे। मगर जीवन ने और उस सिंहासन ने उन्हें जल्द ही बता दिया कि ये सोचना गलत था। तीसरे दिन बाद उस सिंहासन पर बैठकर जब भोज दरबार कर रहे थे तो एक याचक आया जिसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब भोज के पास नहीं था। वो याचक एक बूढ़ा किसान था, नाम था हरिलाल। उसके हाथ खुरदुरे थे, पांव में मिट्टी थी और आंखों में एक थकान थी जो सिर्फ उम्र की नहीं, जिंदगी की थी। उसने दरबार में आकर कहा था कि राजन, मेरे पास एक बीघा जमीन थी, उस पर मैंने 30 साल खेती की, अपने बाप के साथ, फिर अकेले, फिर अपने बेटे के साथ। पिछले साल मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और इस साल मेरे पड़ोसी ने कहा कि वो जमीन उसकी है। पुराने कागज दिखाए जो झूठे हैं मगर दिखते सच्चे हैं। भोज ने कागज मांगे, दोनों तरफ के कागज देखे, वृद्ध नारायण ने भी देखे। दोनों के कागज लगभग एक जैसे थे, एक ही समय के, एक ही मुहर के। भोज के मन में विक्रम की वो कहानी आई जिसमें सिक्के के निशान से सच पकड़ा था। उन्होंने हरिलाल से पूछा था कि उस जमीन पर कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम जानते हो, कोई पेड़, कोई पत्थर, कोई कुआं। हरिलाल की आंखें चमकी। उसने कहा था, राजन, उस जमीन के उत्तरी कोने में एक पीपल का पेड़ है, मेरे बाप ने लगाया था जब मैं पैदा हुआ था। उस पेड़ की जड़ के पास एक पत्थर है, उस पर मेरे बाप ने अपने हाथ से मेरा नाम खोदा था, छोटे छोटे अक्षर, हरिलाल संवत। भोज ने तुरंत एक दूत भेजा। दूत गया, देख कर आया। पत्थर था, नाम था, पड़ोसी के कागज झूठे थे। भोज ने फैसला सुनाया, जमीन हरिलाल की है, पड़ोसी को दंड मिलेगा। हरिलाल रोने लगा। उसने कहा था कि राजन, मेरे बेटे की मृत्यु के बाद मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया। ये जमीन वापस मिली मतलब मेरे बेटे की मेहनत का कुछ हिस्सा अभी बाकी है। भोज ने कहा था, वो मेहनत खत्म नहीं होती, जो धरती में मिलाया जाता है वो धरती याद रखती है। हरिलाल चला गया। दरबार में कुछ देर के लिए एक अजीब शांति थी। वृद्ध नारायण ने धीरे से कहा था कि राजन, आज आपने वही किया जो विक्रमादित्य करते थे। भोज ने कहा था, नहीं, मैंने वो किया जो सही था। विक्रमादित्य ने उसे स्वाभाविक बनाया था, मुझे अभी कोशिश करनी पड़ती है। उस शाम भोज उस कक्ष में आए जहां सिंहासन था। पुतलियां शांत थीं, मगर भोज को लग रहा था कि उनसे अभी कुछ बाकी है। उन्होंने सिंहासन के सामने बैठकर पुतलियों को देखा और मन ही मन कहा कि उन्होंने सुना, सीखा, बदलने की कोशिश की, मगर एक बात अभी समझ नहीं आई। विक्रमादित्य इतने महान थे तो क्या वो कभी गलत नहीं हुए? क्या उन्होंने कभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसे बाद में सुधारना पड़ा? क्या महानता का मतलब बेदाग होना है? रात गहरी होती गई, दीपक कांपते रहे और तभी एक पुतली हिली। वो पुतली जो अब तक एक बार बोल चुकी थी, मगर उसकी एक बात अधूरी छूट गई थी। वो पहली पुतली थी। उसने कहा था, राजन, तुमने सही सवाल पूछा। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाती हूँ जो मैंने पहले नहीं सुनाई थी, क्योंकि उसके लिए पहले बाकी सब सुनना जरूरी था। भोज ने कहा था, सुनाओ। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में एक मामला आया था जिसमें 2 भाई थे। बड़े का नाम सुकेत, छोटे का नाम विमल। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और पिता ने एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उनकी सारी संपत्ति बड़े बेटे सुकेत को मिलेगी। विमल का कहना था कि वो पत्र असली नहीं है, उनके पिता ने ऐसा कभी नहीं कहा था। वो दोनों बेटों को बराबर चाहते थे। सुकेत के पास 2 गवाह थे, दोनों ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखते देखा था। विक्रम ने पूरा मामला सुना, गवाह देखे, पत्र देखा, दोनों भाइयों को देखा। उस दिन विक्रम को सुकेत सच लगा, उसकी बात में वजन था, गवाह ठोस लगते थे। उन्होंने फैसला सुनाया, संपत्ति सुकेत को मिलेगी। विमल रोता हुआ दरबार से निकला। 3 महीने बाद एक और इंसान दरबार में आया। उसने कहा था कि वो उन 2 गवाहों में से एक का पड़ोसी है और उसे कुछ बताना है। उसने बताया था कि जिस रात वो गवाह घर आया था, उसने अपनी पत्नी से कहा था कि आज बड़ा काम किया,
सुकेत ने मुंह मांगे पैसे दिए और बस एक झूठ बोलना था दरबार में। यह सुनकर विक्रम का चेहरा पत्थर हो गया। उन्होंने तुरंत उन दोनों गवाहों को बुलाया। पूछताछ हुई। एक ने जल्दी उगल दिया, हाँ, सुकेत ने पैसे दिए थे। विक्रम ने सुकेत को बुलाया। सुकेत टूट गया। उसने माना कि पत्र नकली था। उस दिन विक्रम ने नया फैसला सुनाया। संपत्ति बराबर बटेगी, सुकेत को अतिरिक्त दंड मिलेगा और झूठे गवाहों को कठोर सजा। मगर इससे पहले उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने विमल को दरबार में बुलाया और जब विमल आया, थका हुआ, आंखें सूजी हुई, 3 महीने का दर्द चेहरे पर, तो विक्रम उठे। वो अपनी जगह से उठे और विमल के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा था, विमल, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत फैसला दिया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। दरदार में सांस रुक गई। विमल ने कांपते हाथों से कहा था, राजन, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। विक्रम ने कहा था, जब राजा गलत हो तो माफी मांगना उसका धर्म है। ताकत ये नहीं कि गलती ना हो, ताकत ये है कि गलती माने। विमल फूट फूट कर रोया। पुतली यहां रुकी। उसने भोज को देखा। उसने कहा था, राजन, अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिला। विक्रमादित्य गलत हुए थे और उन्होंने माना था। महानता बेदाग होने में नहीं, गलती सुधारने में है। भोज की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा था, यह कहानी पहले क्यों नहीं सुनाई? पुतली ने कहा था, क्योंकि अगर पहले सुनाती तो तुम सिर्फ सुनते, अब तुम समझे। उन दिनों धारा नगरी में एक अजीब बात हो रही थी। जब से भोज ने उस सिंहासन पर बैठकर दरबार करना शुरू किया था, नगर में एक बदलाव आ रहा था, धीरे धीरे मगर साफ। लोग कह रहे थे कि राजा बदल गए हैं। पहले भी भोज अच्छे राजा थे, मगर अब उनमें एक और चीज थी जो पहले नहीं थी। एक दिन एक गरीब धोबी की शादी थी। परिवार के पास पैसे नहीं थे। किसी ने भोज तक बात पहुंचाई। भोज ने तुरंत कहा था कि शादी के सारे इंतजाम राजकोष से होंगे। एक बार एक अंधे भिखारी ने दरबार के बाहर बैठकर किसी भगवान से शिकायत की थी। कहा था कि राजा बड़े हैं मगर अंधों की कोई सुनवाई नहीं। भोज ने वो बात सुन ली। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि नगर के हर अंधे और अपाहिज व्यक्ति को हर महीने राजकोष से सहायता मिलेगी। छोटी छोटी बातें थी, मगर उन छोटी छोटी बातों से एक बड़ी तस्वीर बन रही थी। वृद्ध नारायण ने एक दिन भोज से कहा था, राजन, नगर में लोग कह रहे हैं कि धारा नगरी में विक्रमादित्य का राज लौट आया है। भोज ने धीरे से कहा था, नहीं, विक्रमादित्य का राज नहीं लौटा। मैं सिर्फ उनकी छाया को थामने की कोशिश कर रहा हूं। वो खुद तो कोई नहीं बन सकता। उस हफ्ते एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसका नाम था मणिराम। वो दूर देश से आया था। उसके हाथ में एक पुरानी पोथी थी, चमड़े में लिपटी बंधी हुई। उसने कहा था कि राजन, ये पोथी मुझे एक पुराने खंडहर में मिली, विंध्य की पहाड़ियों के उस पार। उस खंडहर में बहुत पुरानी चीजें थी, टूटे हुए स्तंभ, बिखरे हुए पत्थर, और उन पत्थरों के बीच ये पोथी थी, जैसे किसी ने उसे बहुत संभाल कर रखा हो। भोज ने पोथी मांगी, उसे खोला। वो पुरानी लिपि में लिखी थी, संस्कृत मिश्रित पुरानी। भोज के दरबारी पंडित को बुलाया गया। उसने पढ़ा, और जो पढ़ा उसने कक्ष में एक सनसनी फैला दी। वो पोथी विक्रमादित्य के दरबार के एक मंत्री की लिखी हुई थी। उसमें विक्रम के दरबार का हिसाब था, कौन आया, क्या मांगा, क्या मिला। मगर उसके आखिरी कुछ पन्नों में एक और बात थी। पंडित ने पढ़ा था कि उसमें एक छत्र का जिक्र था, 5 डंडों वाला, पंचदंड, और उसमें लिखा था कि वो छत्र विक्रमादित्य की सबसे बड़ी निशानी थी, उससे भी बड़ी जो सिंहासन से थी। वो छत्र जिसके नीचे विक्रम ने अपना पहला न्याय किया था, जो छत्र उनके साथ हर युद्ध में, हर यात्रा में, हर कठिन रात में था, और वो छत्र खो गया था। पोथी में लिखा था कि जिस रात वो कमजोर राजा उज्जैन छोड़कर भागा था, उसने सिंहासन तो मिट्टी में दबाया, मगर छत्र कहीं और था, किसी विश्वस्त आदमी को दिया था, ये कहकर कि जब कोई सच्चा राजा आए तो उसे दे देना। वो विश्वस्त आदमी कौन था, पोथी में नाम नहीं था, मगर जगह का एक इशारा था। विंध्य की पहाड़ियों में एक गांव, नाम था कालाहाटी। भोज ने पोथी बंद की। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की। कालाहाटी, वही जगह जो उज्जैन के पुराने मार्गों पर भी आती थी, वही जगह जिसका जिक्र पुरानी किताबों में बड़े रहस्यमय तरीके से था। उन्होंने वृद्ध नारायण की ओर देखा। वृद्ध नारायण ने कहा था कि राजन, अगर वो छत्र सच में वहां है तो, भोज ने कहा था, तो हमें जाना होगा।
अगले दिन सुबह भोज उस कक्ष में आए जहां सिंहासन था। उन्होंने सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा था, मुझे एक यात्रा करनी है, तुम्हें यहीं छोड़कर जाना है, मगर वापस आऊंगा। पुतलियां शांत थीं। मगर जैसे ही भोज मुड़ने लगे, एक पुतली ने, वही 22वीं जिसने सिंहासन के मिट्टी में दबने की कहानी सुनाई थी, धीरे से कहा था, राजन, एक बात याद रखना। भोज रुके। पुतली ने कहा था, विक्रमादित्य जब भी किसी यात्रा पर निकलते थे तो अकेले निकलते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें सैनिकों पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि जब इंसान अकेला होता है तो वो ज्यादा देखता है, ज्यादा सुनता है। भीड़ में सच छुप जाता है, अकेले में सामने आता है। भोज ने कहा था, मैं समझा। कालाहाटी का रास्ता 3 दिन का था। भोज अपने 2 विश्वस्त सैनिकों के साथ निकले, बाकी दल को पीछे रखा। रास्ते में विंध्य की पहाड़ियां थीं, घनी, हरी, और उनमें एक अजीब खामोशी थी जो शहर में कभी नहीं मिलती। दूसरे दिन रास्ते में एक छोटा गांव था, नाम था मढ़ैया। वहां एक कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। भोज घोड़े से उतरे, पानी पिया। एक बच्चे ने उन्हें देखकर पूछा था कि काका, कहाँ जा रहे हो? भोज ने कहा था, कालाहाटी। बच्चे ने कहा था, वहां क्यों? वहां तो बस एक बूढ़ा रहता है, बहुत पुराना। कहते हैं वो किसी राजा का इंतजार कर रहा है। भोज ने उस बच्चे को देखा, फिर अपने सैनिकों को देखा। तीसरे दिन वो कालाहाटी पहुंचे। गांव छोटा था, पहाड़ी के किनारे पर बसा, चारों तरफ पेड़। गांव में ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ घर, एक छोटा मंदिर और गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा बैठा था, इतना बूढ़ा कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखें अजीब तरह से चमकदार थीं। भोज घोड़े से उतरे और उस बूढ़े के पास गए। बूढ़े ने उन्हें देखा, एक लंबी नजर ऊपर से नीचे तक। फिर उसने कहा था, आ गए। भोज ने पूछा था, तुम जानते थे कि मैं आऊंगा? बूढ़े ने कहा था, नहीं, जानता नहीं था, मगर जब से ये रखा है तब से इंतजार था। जो आना था वो आ गया। उसने झोपड़ी के अंदर इशारा किया। भोज अंदर गए। झोपड़ी छोटी थी, मिट्टी की दीवारें, घास की छत, एक कोने में एक पुरानी पोटली। बूढ़े ने उस पोटली को उठाया, धीरे धीरे खोला, जैसे उसमें सांस लेने वाला कुछ हो, और अंदर से निकला एक छत्र, 5 डंडों वाला, सोने से मढ़ा, रत्न जड़ित। मगर सबसे असाधारण बात यह थी कि इतने सालों बाद भी उसकी चमक फीकी नहीं थी, जैसे वो अभी भी जीवित हो। भोज ने उसे देखा, हाथ आगे बढ़ाया। बूढ़े ने कहा था, रुको। भोज रुके। बूढ़े ने कहा था, जिसने मुझे ये दिया था उसने कहा था कि ये उसी को देना जो एक सवाल का जवाब दे सके। भोज ने कहा था, पूछो। बूढ़े ने कहा था, राजा बनना आसान है, सिंहासन मिल जाता है, छत्र मिल जाता है, ताज मिल जाता है, मगर राजा होना क्या है? कक्ष में खामोशी थी, बाहर हवा थी, पेड़ों की सरसराहट थी। भोज ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने कहा था, राजा होना यह है कि जब तुम नहीं होगे तब भी तुम्हारी प्रजा सुरक्षित हो। जब तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा तब भी तुम्हारे किए हुए काम किसी के जीवन में रोशनी दे रहे हो। राजा वो नहीं जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जिसे सबसे छोटा इंसान भी अपना माने। बूढ़े ने भोज को देखा, एक लंबी चुप्पी। फिर उसने कहा था, विक्रमादित्य ने भी यही कहा था, और उसने वो छत्र भोज के हाथ में दे दिया। भोज वापस धारा नगरी लौटे। जब वो उस कक्ष में आए जहां सिंहासन था, तो उन्होंने वो छत्र सिंहासन के पास रख दिया। पुतलियां दीपक की रोशनी में चमक रही थीं। भोज ने उन्हें देखा, 32 को। उन्होंने कहा था, अब ये पूरा है। और उस रात पहली बार भोज को वो नींद आई जिसकी बात विक्रमादित्य ने की थी। वो नींद जिसमें मन साफ हो, कोई बोझ न हो, कोई सवाल बाकी ना हो। सुबह उन्होंने सिंहासन पर बैठकर उस छत्र को ऊपर थमाया। दरबार लगा, और धारा नगरी ने उस दिन महसूस किया कि जब राजा सच में राजा हो तो नगर खुद बोलता है। मगर उस यात्रा में एक बात थी जो भोज ने किसी को नहीं बताई। जब वो कालाहाटी से निकल रहे थे तो उस बूढ़े ने उनके कान में एक बात कही थी, धीरे से, जैसे कोई राज हो। उसने कहा था कि छत्र तो दे दिया, मगर एक चीज और है। विक्रमादित्य की एक पोथी जिसमें उन्होंने खुद अपने हाथ से कुछ लिखा था। वो पोथी इस गांव में नहीं है, मगर जो जानता है वो बता सकता है।
भोज ने पूछा था, कौन जानता है? बूढ़े ने कहा था, बेताल। भोज रुक गए। बेताल? वो नाम जो विक्रमादित्य की कहानियों में हर जगह था, वो रात का साथी, वो सवाल पूछने वाला, वो जो शव में रहता था और हर रात उड़ जाता था। क्या बेताल अभी भी था उसी शमशान में, उसी पीपल की डाल पर? क्या विक्रमादित्य की वो पोथी सच में थी और उसमें क्या लिखा था जो इतने सालों बाद भी राज रहा? और अगर भोज उस शमशान की ओर बढ़े तो क्या बेताल उनसे भी वही करेगा जो विक्रम से करता था?